मैं फिर से आपका ऑनलाइन टीचर अविनाश चंद्रा आज सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर लेकर आई होप कि फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। बहुत थारोली मैंने इसीलिए एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या है सॉलिड, क्या है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक, क्या है सॉलिड की प्रॉपर्टीज, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन हो गया, एमॉर्फस हो गया। लास्ट में मैंने कहा था कि अब जो हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। एमॉर्फस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि एमॉर्फस क्या है? फॉल्स है, फॉल्स सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? लिक्विड की तरह अरेंजमेंट है उसका। जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, वैसे ही जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके भी पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, फ्लो करते रहते हैं। याद होगा मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो खिड़की के शीशे क्या करते हैं? खड़खड़ करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि शीशा है, शीशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो किया, नीचे मोटा हो गया था। याद होगा मैंने सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि क्यों ये ग्लास मिल्की हो जाता है। तो इसलिए हम एमॉर्फस के बारे में डिटेल यहाँ नहीं पढ़ना किसके बारे में है? हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता कितने टाइप का है। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम इसको चार मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से चार मेजर टाइप्स हैं? पहला हो गया आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के बाद दूसरा हमारा कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद तीसरा नंबर किसका आता है? तीसरा नंबर आता है कोवैलेंट सॉलिड का। कोवैलेंट सॉलिड के बाद इसका चौथा नंबर किसका आता है? मेटालिक सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया? चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। अब इसमें देखो टाइप और किसके हो सकते हैं? आयनिक सॉलिड का कोई और टाइप नहीं होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कई टाइप के हो सकते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कई टाइप के हो सकते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कई टाइप के हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स की अगर बात करें तो पहला आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दो टाइप हमारे कवर हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो इसमें तीन टाइप हो गए। तीन टाइप कौन कौन से हो गए? पहला हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हुआ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मैंने चार्ट के फॉर्म में बताया। अब हमें सब तैयार करना है। तैयार करने के लिए हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है? पहली बात हमें ध्यान में रखनी है, देखो यही अगर हमें 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रहे तो हम किसी भी सॉलिड के बारे में सब जानकारी दे देंगे। पहली चीज हमें क्या बतानी है कि हर एक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हुआ कि नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है या आयन है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे ही हम पहचान लेंगे, दूसरी चीज हमारे नॉलेज में क्या आएगी कि इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से दूसरा गवर्न होगा। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पता चल जाएंगे कि क्या है, आयन है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटम है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है।
हम डायरेक्टली देखो नहीं चलने बात पे, नॉर्मली किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ते समय हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट क्या है। लेकिन यहाँ हम एक से दूसरे को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? पहली चीज कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर पता चल गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी फिजिकल स्टेट क्या होगी। फिजिकल स्टेट जब पता चल लगा लेंगे तो चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या पता चल जाएगी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो कम से कम 4 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको यहां से एक के बाद एक जानकारी मिलती। अब इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से आप और क्या पता लगा सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी। देखो हम जो भी बात करेंगे इन्हीं 4-5 पैरामीटर के बेसिस पर करेंगे, तो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ये अगर हमें याद है तो हमें किसी भी टाइप के सॉलिड की बात की जाएगी हम उस टाइप के सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, फिजिकल स्टेट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कंडक्टिविटी कैसे होगी। तो अब हम लोग एक एक टाइप की सॉलिड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस टाइप के सॉलिड की बात की जाए, सबसे पहले मैंने कहा आयनिक सॉलिड। तो हम लोग आयनिक सॉलिड से बात शुरू करते हैं। देखो हम इन चीजों को रब नहीं करेंगे क्योंकि हम इसी पैरामीटर के बेसिस पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या बताना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताना। तो आयनिक सॉलिड नाम से ही क्लियर है कि किससे मिलके बना, आयन से मिलके बना, यानी इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए वो क्या हो गए, आयंस हो गए। तो कौन से आयन हो गए, कैटायन होगा और एनायन होगा, दो ही टाइप के हो गए। तो कैटायन और एनायन से मिलकर के क्या बन गया, आयनिक सॉलिड। यानी हमारी पहली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गई कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे कौन से हैं, कैटायंस और एनायंस है। दूसरा पैरामीटर क्या ख्याल में रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैटायन और एनायन है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कौन सा होगा, इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो पहले से दूसरा निकल गया। अगर पहला मालूम है, नाम से नाम खुद ब खुद अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, आयनिक सॉलिड आयन से मिलके बने, आयन से तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है कि वीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। इसका नेचर कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग इसका नेचर होगा तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो याद होगा कि लास्ट टर्म में मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब कि वो लंबे टाइम तक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी इनका एग्जिस्टेंस किस स्टेट में होता है, मेनली सॉलिड स्टेट में होता है। तो देखो 1 2 3 कवर हो गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए, कैटायंस और एनायंस हुए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक है कि स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग है तो फिजिकल स्टेट कैसी हो गई, सॉलिड स्टेट में। अब चौथी चीज बात आती है बीपी और एमपी की। तो अगर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनका बीपी और एमपी क्या होगा, हाई होगा, यानी हाई बीपी एंड एमपी। ये प्रॉपर्टीज याद करनी है। प्रॉपर्टीज कैसे याद होगी, जब हमें ये 5 पॉइंट याद रहेंगे। 5वां लास्ट पॉइंट आता है, बात आती है कंडक्टिविटी की। तो यहां पर हमें कैटायन और एनायन दिख रहा है। ये हमने क्या लिखा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कैटायंस और एनायंस। तो कैटायन और एनायन है तो नाम से क्लियर है कि आयन है तो इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर। They are non-conductor of electricity। कब, हमेशा नहीं, in solid state। यानी अगर हम solid state की बात करें
तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्वेश्चन ये उठता है कि सॉलिड स्टेट में इन्होंने किया क्यों नहीं? क्योंकि सॉलिड स्टेट में देखो सेकंड पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आयंस को ये मूव करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करेगा। कैटायन और एनायन बंधे हुए, तो जब बंधे हुए चलने के लिए फ्री नहीं, तो जब फ्री नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। यानी सॉलिड स्टेट की बात अगर की जाएगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो करेंगे कब? आयंस होने का मतलब क्या हुआ? दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state and in aqueous solution। aqueous solution का मतलब समझ में आता है, aqueous वर्ड आ गया मतलब सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर सॉल्वेंट तो aqueous, वाटर के अलावा कोई भी अदर सॉल्वेंट है तो नॉन एक्वस। यानी आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? या तो हम उसे मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, इतना गर्म करें कि वो मेल्ट हो जाए, या आयनिक सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर दे? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया? यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं। एक वर्ड आपने सुना होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर आपसे ये पूछा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमें फिजिक्स में नहीं कंफ्यूज होना है। फिजिक्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, केमिस्ट्री का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन और वर्क ऑब्टेन में साइन का चक्कर फंसता है, तो वैसे ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। यानी वाटर के अंदर ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो कैटायन और एनायन को एक दूसरे से अलग कर दे। वाटर क्या है? वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट है, बहुत आसानी के साथ क्या करेगा? आयनिक सॉलिड को एक दूसरे से सेपरेट करेगा। कैटायन एनायन क्या होंगे? अगर मान लो ये प्लस है, अगर ये ए प्लस है और ये बी माइनस है और हमने वाटर डाल दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर की कंडीशन क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इन ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? स्लाइट नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज? स्लाइट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला एंड किसको खींचेगा? नेगेटिव वाला एंड को। ये नेगेटिव एंड किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव एंड को, और इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा? खत्म हो गया। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये आयंस दोनों मूव करने के लिए फ्री हो गए। मूव करने के लिए फ्री हो गए तो ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आयनिक सॉलिड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा मतलब आयंस को सेपरेट करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। जब आयंस को आसानी के साथ ये सेपरेट कर लेगा तो आयंस अब मूव करने के लिए फ्री हो गए, क्योंकि सेपरेट होते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करता है लेकिन मोल्टन स्टेट में करता है, तो वो किस नेचर का सॉलिड होगा? या आपको पहचानना है गिवन कंपाउंड में कि कौन सा इसमें से डेफिनेट प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रख लेना है। एक बार रिकैप ले लेते हैं आयनिक सॉलिड का, कि आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हो गए? कैटायंस और एनायन हो गए। दोनों आयंस है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर काफी स्ट्रांग होगा। जब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोज होंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड स्टेट हो जाएगी। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बीपी और एपी भी ज्यादा होगा। अगेन स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कैटायन और एनायन बाउंडेड है। जब बाउंडेड है, फ्री नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मोल्टन स्टेट में करेंगे, मेल्ट कर दिए आयंस फ्री हो गए, या पानी में डिसॉल्व कर दिए तो पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, ये आसानी के साथ कैटायन एनायन को अलग कर दिया तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये बात किसकी हो गई? आयनिक सॉलिड की हो गई। मैंने कहा था कि हमें ये चीजें याद रखनी है और इस चीज का एप्लीकेशन, इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ नाम से निकल के आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप के सॉलिड के ऊपर। तो
तो दूसरे टाइप के सॉलिड की अगर बात की जाए तो मैंने क्या कहा कि दूसरे टाइप का सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी नाम से क्लियर है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो किससे मिलकर बना, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना। अब ये भी कितनी तरह का, 3 तरह का। अब देखो मॉलिक्यूलर में भी कितने टाइप हो गए, मॉलिक्यूलर में भी 3 टाइप हो गए। तो चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहले हेडिंग डाल देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मैंने कहा 3 टाइप के हुए। कौन कौन से 3 टाइप के हुए? पहला हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कौन सा हुआ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा कौन सा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। 3 हुए, एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहले हम किसको लेकर के चले, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम से ही क्लियर है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि जब एग्जांपल देता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पोलर होगा या नहीं होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा कुछ भी हो, या एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एटम्स जो होंगे, नोबल गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस है। तो या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह के, या नोबल गैसेस के एटम्स होंगे। नोबल गैसेस ये मैंने यहां लिख दिया। अब चूंकि कोई चार्ज है नहीं, नॉन पोलर है तो भी कोई चार्ज नहीं है, और नोबल गैसेस है तो भी कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, इट विल बी लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये लास्ट ईयर का टॉपिक था, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और ये क्या है, एक टाइप का वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वॉल की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना, WAAL है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर ध्यान देना है, देखो मैंने कहा था एक एक करके हम सिर्फ 5 लाइन याद करेंगे। केमिस्ट्री में बहुत ध्यान देना है, अगर आपको पता है कि हमें किस किस चीजों के बारे में बताना है, कैसे रिलेट करना है, बहुत आसान हो जाएगा। पहली चीज मैंने बता दी, क्या बता दी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बताया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में, या तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या तो नोबल गैसेस के एटम्स होंगे। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई चार्ज नहीं। जब कोई चार्ज नहीं तो क्या लगेगा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, या जिसको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसके नेचर की बात करें, ये वीक है या स्ट्रांग है, तो देखो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर वीक होता है। इसका नेचर कैसा हो गया, वीक हो गया। जब वीक नेचर हो गया तो हम तीसरी बात करेंगे किसकी, फिजिकल स्टेट की, यानी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये नॉर्मली गैस एट रूम टेम्परेचर। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, गैस या रूम टेम्परेचर पर। कुछ लिक्विड भी होते हैं, कौन से लिक्विड है, जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड। और ब्रोमीन का नेचर कैसा है, नॉन पोलर है। ब्रोमीन में क्या है, Br सिंगल बॉन्ड भी है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, लिक्विड फॉर्म में। तो देखो 3 चीजें कवर हो गई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल स्टेट। Bp और Mp की बात करें तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कमजोर है तो Bp और Mp ऑटोमेटिकली क्या होगा, लो हो जाएगा, यानी ये कैसे शो करेंगे, लो Bp एंड Mp। तो देखो चौथी प्रॉपर्टी कवर हो गई। सब देखो हम यही से, इसीलिए मैंने इसको नहीं हटाया। इसको हटा देंगे तो आपको फिर ये बार बार कंफ्यूजन होगा, कैसे रिलेट करें। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, Bp Mp हो गया। कंडक्टिविटी की बात करें, अब देखो कंडक्टिविटी के लिए 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल, या तो हमारे सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो हमारे सब्सटेंस के पास क्या हो, आयंस हो। तो ना तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देखने को मिल रही है और ना तो यहां पर आयंस हमें दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये
क्या होंगे? दे विल बी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक करके याद करना है आपको, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। और जितने भी टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जांपल देकर के भी पूछा जाता है, प्रॉपर्टी बता करके भी पूछा जाता है, तो भी आप बता सकते हैं। तो नॉन पोलर हो गए, लंदन डिस्पर्जन फोर्स हो गया, रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में या कुछ लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेंगे। बीपीएमपी कम रहेगा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा किसके बारे में कवर हो गया? ये हमारा कवर हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो कहीं कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर जो हमको कंपाउंड दिया गया ये पोलर है या नॉन पोलर है, हम कैसे पहचाने? हमको नहीं याद पड़ रहा है कि वो कंपाउंड हमारा कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है। तो यहाँ पर एक छोटी सी हिंट हम देते हैं आपको पहचानने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा गिवन कंपाउंड किस कैटेगरी में है। तो चलो हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट से मिलकर के, दो एटम से मिलकर के कोई कंपाउंड बना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो यहां पर दोनों एक ही एटम के एलिमेंट है, यानी ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर बॉन्ड और मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारा? नॉन पोलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि दोनों डिफरेंट के हो गए, H सिंगल बॉन्ड Cl, दो ही एटम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? ये हो गया आपका पोलर बॉन्ड। सिंगल ही पोलर बॉन्ड है, एक ही पोलर बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल भी हमारा कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। हो गया? चल अब बात करते हैं कि दो से ज्यादा हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, यानी दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बना है। तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहां पर भी ज्यादा, यहां पर कम। तो बॉन्ड्स कैसे हैं? पोलर बॉन्ड। यानी दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर हो सकता है। यहीं पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के ऊपर अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। इट विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आ गया होगा? अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि एक बॉन्ड था नॉन पोलर था तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, एक ही बॉन्ड था पोलर था तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर हो गया। यहां पर देखो भले हमें पोलर बॉन्ड दिख रहे लेकिन इसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा तो भले ही इसमें पोलर बॉन्ड्स हो लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल क्या हो जाता है? नॉन पोलर। तो अगर आपसे CO2 पूछा गया, यही आपसे अगर हम H2O पूछ देते तो H2O की अगर हम बात करते तो अब ऑक्सीजन के पास यहाँ क्या रहता? दो लोन पेयर रहता, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता? नेगेटिव। यहाँ इन दोनों पर कौन सा रहता? पॉजिटिव। तो बॉन्ड हमारे कैसे होते? पोलर बॉन्ड होता। बॉन्ड तो पोलर हो गया ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्या ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें भी पोलर बॉन्ड, इसमें भी पोलर बॉन्ड। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल और ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर है या नहीं है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड्स के पोलर होने के बावजूद मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। तो पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट बिल्कुल यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में, मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो दूसरा टाइप। देखो नीचे वाले जिन जिन कैरेक्टर को ध्यान में रखना है उसको मैंने नहीं हटाया है। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? दूसरा आपका हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो यहीं से चलते हैं, फिर से यहीं से उठाते हैं चीजें। पहली चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? दे विल बी पोलर मॉलिक्यूल्स।
अब पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने कौन सा ले लिया, SO2 ले लिया। देखो SO2 पोलर होगा कि नहीं होगा, चलो यहां देख लेते हैं। सल्फर की बात करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। हमने कितने बना दिए, 6 बना दिए, 6 हमने चलो बना दिए इधर, और ये हो गया आपका SO2। 2 ऑक्सीजन सेट करना है, 2 ऑक्सीजन सेट किया। ऑक्सीजन के लिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इधर भी बना दिए। अब क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन सल्फर क्या कर सकता है, सल्फर कैन शो एक्सपेंशन ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसलिए सल्फर इसके साथ 2 बॉन्ड बना दिया। अब इसको ओपन करके लिखते हैं S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भले ही ये बॉन्ड्स पोलर होंगे, लेकिन क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। NH3 का एग्जांपल याद कर लीजिए, सबसे सेफ एग्जांपल ये दोनों। क्यों है ये दोनों सेफ एग्जांपल, अभी 2 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी पूरी तरीके से आयंस नहीं है, पोलैरिटी डेवलप। तो जब पोलैरिटी डेवलप है, तो पोलैरिटी डेवलप हुए यानी डाइपोल्स का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HF की, HF सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, इसने खींच लिया, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, यानी बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। तो इसमें जो इंटरेक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, इट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी एक डाइपोल का नेगेटिव एंड दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कौन सा इंटरेक्शन लगा इनके बीच में, इनके बीच में लगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा, अब देखो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन लंदन डिस्पर्जन फोर्स, इट इज ग्रेटर देन लंदन डिस्पर्जन फोर्स, या जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो 2 चीजें पता चल गई, एक हमें क्या पता चल गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब पोलर मॉलिक्यूल्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर कंपेयर करें हम नॉन पोलर से, तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स से ज्यादा है। अब लेकिन अभी भी ये इतना ज्यादा नहीं है कि ये इसको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करा सके। तो नॉर्मली ये क्या होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ध्यान देना है, देखो हम लोग एक साथ लेकर के चल रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज को हमेशा एक सीक्वेंस में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात की जाए तो वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स से ज्यादा होगा। गैस या लिक्विड होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब अगर हम बात करें बीपी और एमपी की, तो नॉर्मली इनके भी बीपी और एमपी क्या होते हैं, लो होते हैं। बीपी एंड एमपी आर लो, लेकिन बट स्टिल ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, शॉर्ट फॉर्म क्लियर है ना, एनपीएमएस। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से इसका बीपी और एमपी ज्यादा होगा। हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो देखो डाइपोल दिख रहा है, डाइपोल दिख रहा है, लेकिन कहीं हमें आयन नहीं दिखे, कहीं हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं दिखे, यानी ये क्या होंगे, नॉर्मली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होंगे, ये होंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, करेंगे। जैसे लास्ट ईयर था इक्विलिब्रियम चैप्टर में NH3 की बात की गई, तो जब तक NH3 गैसियस स्टेट में है, हमने इसको लिक्विफाई नहीं किया, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी NH3 को हम पानी में डिसॉल्व कर देते थे
तो ये क्या बना लेता था, NH4OH बना लेता था, और ये NH4OH किसमें ब्रेक होता था, इस तरीके से इक्विलिब्रियम NH4 प्लस OH माइनस, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। यानी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे बट कंडक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें ये कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्योर स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। पढ़ा भी आप लोगों ने लास्ट ईयर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, याद होना चाहिए कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है वाटर का, इसीलिए क्या मान के चलते हैं, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस लगभग नहीं। प्योर वाटर में अगर आप करंट दौड़ाइए तो दौड़ेगा, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। तो ठीक वही चीज है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा। तो देखो 5 चीजें हो गई, पांचों प्रॉपर्टीज को हम एक बार और थोड़ा देख लेते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। पोलर मॉलिक्यूल्स है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो सबस्टेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तीसरी चीज, जब गैस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक है, तो डीपी और एमपी इसके कैसे होंगे, लो हो जाएंगे। आयंस का एब्सेंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो दूसरे टाइप का भी हमारा हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरी बात आती है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो 2 टाइप हमारे क्लियर हो गया। बिल्कुल पैरामीटर्स को हम यहां से रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि यही पैरामीटर हमें हर एक सॉलिड के बारे में अपने आप बताता चला जा रहा है। हमें कुछ भी याद नहीं करना है, हमें सिर्फ 5 पैरामीटर को ध्यान में रखना है। तो अब हमारा आता है तीसरे टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरे टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो 2 टाइप हो गया था, ये तीसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बता रहे थे आपको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मैंने आपसे कहा था कि आप NH3 और H2O को ज्यादा याद कर लीजिए। क्यों ज्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि पहली चीज की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी। याद हो लास्ट ईयर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े। कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों से जुड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन के अंदर ये टेंडेंसी आ गई, ये किसी दूसरे के साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा, और इसी को क्या कहते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते थे। याद आया। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सबसे आसान आप क्या याद कर सकते हैं, HF याद कर सकते हैं, और H2O याद कर सकते हैं, NH3, इन तीनों को साथ मिलाकर के याद करेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स में कौन आता है, HF आता है, H2O आता है, NH3 आता है। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो। दूसरी चीज, चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहीं पर हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक टाइप है, तो हम कंपेयर कर लिए। ये ग्रेटर होगा किससे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंटर्न किससे ज्यादा है, ये है वॉन डेर वाल्स, या वॉन डेर वाल्स के अलावा क्या लिख सकते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी लिख सकते हैं। याद होगा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। तो यहीं से हमको कंपेयर कर लेना है। बीपीएमपी अगर कंपैरिजन पूछता है तो आप बड़े आराम के साथ बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बाकी अगर दोनों टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो ज्यादा है तो फिजिकल स्टेट क्या होती है कि फिजिकल स्टेट या तो इसकी लिक्विड हो सकती है या तो इसकी सॉफ्ट सॉलिड हो सकती है। 2 चीजें हैं, या तो लिक्विड हो सकता है या तो ये सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम इसकी डीपी और एमपी की बात करें
तो अगर हम इसका बीपी और एमपी कंपेयर करें तो इट विल हैव स्लाइटली लार्जर बीपी एंड एमपी देन अदर टू टाइप्स। बाकी जो दो टाइप्स हैं इनके कंपैरिजन में बीपी और एमपी ज्यादा होगा। लास्ट चीज इलेक्ट्रिसिटी का चेक करेंगे, ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगेन सेम चीज, ये कैसे हो गए, दे विल बी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेंगे, बट इन एक्वस सॉल्यूशन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो पांचों प्रॉपर्टीज ध्यान में रखते हुए हमें इसका एक्सप्लेनेशन दे दिए। क्या दे दिए, पहली चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी ज्यादा होती है और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा होती है। दोनों चीजें हैं। तीसरा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इसका नहीं है तो इसमें इसका भी एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होता है या तो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होता है। चौथी चीज क्या होती है कि इसकी बीपी और एमपी क्या होती है, स्लाइटली लार्जर होती है। किससे लार्जर, किससे कंपेयर करेंगे, बाकी दो टाइप्स के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा उससे कंपेयर करेंगे। हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड का। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का बीपी और एमपी पोलर और नॉन पोलर से ज्यादा। आयंस है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ये भी कैसे हुए, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे कवर हो गए। तो दो टाइप के सॉलिड्स के बारे में हमने बात किया, एक आयनिक सॉलिड की बात किया, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात की। मॉलिक्यूलर में हमने तीन टाइप की बात किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हमारी तीसरी बात आती है किसकी, कोवैलेंट सॉलिड, यानी हम लोग तीसरे टाइप की सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। तीसरे टाइप का सॉलिड हमारा कौन सा था, कोवैलेंट सॉलिड। अगेन हम 5 पैरामीटर लेंगे जो मैंने आपको बताया। कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं, दे आर जनरली मेड अप ऑफ नॉन मेटल एटम्स। दे आर जनरली मेड अप ऑफ नॉन मेटल एटम्स। कौन कौन से नॉन मेटल एटम्स के बीच में होते हैं, होता क्या है, हम इसी कोवैलेंट सॉलिड को एक और नाम से बुला सकते हैं, किसके नाम से, नेटवर्क सॉलिड के। अब यहां पर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, हमने किन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसके एटम्स मिलकर के नेटवर्क बनाते हैं। तो याद हो लास्ट ईयर एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता था कि एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते थे और डिफरेंट टाइप की चेन्स बनाते थे। ओपन चेन बनाते थे, क्लोज चेन बनाते थे, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसके अंदर थी, कार्बन के अंदर थी। तो नॉन मेटल एटम्स, कार्बन जुड़ा तो क्या बनाया, डायमंड का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हुआ, इसके अलावा फुलरीन का फॉर्मेशन हुआ। याद होगा ये सब लास्ट ईयर था। तो नॉन मेटल के एटम्स जो होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज जायंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, इस बॉन्ड का नेचर कोवैलेंट है, यानी इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, हम बार बार ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना ही करीब आ जाएंगे, और जितना करीब आ जाएंगे, एक दूसरे की रेंज में आ जाएंगे, तो उनकी फिजिकल स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में। तो ये उनकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
स्ट्रांग है तो उनका बीपी और एमपी क्या होगा, वेरी हाई। आपने पढ़ा होगा कि डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बाइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। डायमंड के अलावा भी होते हैं कुछ कंपाउंड जिनका आजकल थोड़ा कंपेरेबल डायमंड के निकल रहे हैं। कोई कंपाउंड याद है? चलो हम बता रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो डायमंड की कंपेरेबल मानी जाती है। तो ध्यान देना है आपको कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। यहीं से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा यानी पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं, या पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं, कोई आयंस नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो ये कैसे होंगे? दे विल बी नॉन कंडक्टर, दे विल बी नॉन कंडक्टर। लेकिन अब दिमाग में आता है ना, तो केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। ग्रेफाइट कैसा हो गया? ग्रेफाइट हो गया आपका कंडक्टर। दिमाग में रखना है, बिल्कुल एब्सोल्यूट मान करके केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं चल सकते। उस दिन भी याद होगा मैंने कहा था कि कुछ चीजें दिखती है अमॉर्फस है, होती क्रिस्टलाइन है। याद होगा मैंने कहा था कॉपर का वायर दिखता क्रिस्टलाइन है, लेकिन उसके अंदर माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं। माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं यानी वो क्रिस्टलाइन नेचर पे होगा। कॉपर वायर ऐसा हो क्या हो गया था? अमॉर्फस हो गया था। तो वैसे ही हमको यहाँ पे लेके चल रहा है कि हम एब्सोल्यूट नहीं मान सकते कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है कि ग्रेफाइट क्या है? इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पांचों पैरामीटर्स इसके हो गए। इसके बाद एक टाइप का सॉलिड और बचता है, दैट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की अगर बात की जाए तो अगर कोई भी मेटल होता है तो नॉर्मली मेटल्स के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि उनके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ जनरल चीज हम लोगों ने पढ़ा रखी है। तो जहां हम लोग चौथे टाइप की सॉलिड की बात करते हैं, कौन सी? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में अगर बात किया जाए तो कोई भी जो मेटल एटम होता है, उसके पहले कि हम इसका एक्सप्लेनेशन दें, हम इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी अलग स्टडी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सपोज करिए कि हमने कहा कि एक सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर कितना होता है? 23। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। अगर हम सोडियम का एक सिंगल एटम ले लें तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। यहां मैंने लिख दिया 11 प्रोटॉन और लिख दिया यहां 12 न्यूट्रॉन। इसके बाद हमें क्या बनाना है? 11 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शेल, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद ये मैंने बनाया दूसरा शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो वो किसमें में गया? तीसरे शेल में। तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। जब ये Na+ का फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा किस फॉर्म है? ये हमारा सोडियम एटम है और ये हमारी कौन सी शेल है? वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट है ना। तो आउटर मोस्ट को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। अगर जैसे ही Na+ बनाएगा तो क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया। प्रोटॉन यहां, न्यूट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा क्या हो गया? Na+ हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो मुझे बताना है? ये मेटल का एटम है, ये इसका वैलेंस शेल है। जैसे इसने Na+ बनाया, इसका वैलेंस शेल क्या हो गया? खत्म हो गया। वैलेंस शेल गायब हो गया। देखो यहाँ 3 शेल है, यहाँ कितने हैं? 2 ही शेल है। तो वैलेंस शेल रिमूव होने के बाद जो भी पार्ट एटम का बचता है इसको हम क्या कहते हैं? कर्नेल। क्या कहेंगे? कर्नेल। यानी Na+ जो होगा इसमें सिर्फ 2 ही शेल है, यानी वैलेंस शेल इसका खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है एम्प्टी। तो एम्प्टी है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इतने हिस्से को क्या कहेंगे? कर्नेल। और ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी मेटल में, कोई भी मेटल का टुकड़ा अगर लिया जाता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं,
कर्नल होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कर्नल का मतलब कि मेटल कैटायन। मेटल कैटायन को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। कब कर्नल कहेंगे? जब उसका वैलेंस शेल हट जाएगा तब उसको क्या कह देंगे? कर्नल कहेंगे। तो मेटल के अंदर दो चीजें हुई, एक हुआ कर्नल और दूसरा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके पांचों पैरामीटर के बारे में बातचीत। तो देखो, पांचों पैरामीटर की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली चीज की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हो गए वो क्या हो गए? कर्नल हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन। या मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पहला पॉइंट कौन कौन से हुए? कर्नल हुए और फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, अब देखो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अगर आयंस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर आयन है, कैटायन तो है, लेकिन एनायन की जगह पर क्या है हमारा? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। देखो ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हुआ था? कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। यहां हमारे पास क्या है? कर्नल है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर ये भी आयन होता, ये तो मान लिया था, ये तो भाई मेटल कैटायन है, लेकिन ये एनायन नहीं है, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इन मेटल कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं आप? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो तीसरा पैरामीटर आता है फिजिकल स्टेट का। तुरंत निकाल देते हैं इसको। फिजिकल स्टेट पैरामीटर आ गया। तो जब फिजिकल स्टेट पैरामीटर आ गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये फिजिकल स्टेट इसकी क्या हो जाती है? सॉलिड हो जाती है। चौथी चीज, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो इसका बीपी और एमपी भी क्या हो जाएगा? हाई होगा। बीपी और एमपी ये सब क्या होंगे? बहुत हाई होंगे। बीपी की जो बात करें तो बीपी तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, एमपी ही इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मेन हमारा मकसद इससे है कि इसका एमपी बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्री स्टेट की मोल्टन स्टेट, फ्री स्टेट इज सॉलिड स्टेट, यानी फ्री स्टेट में ये कंडक्ट करेंगे। इनको मेल्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी मेटल ले लेंगे, देखो ये मेटल ले लिया ए, यहाँ पर क्या है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ये सब मेटल के कैटायन। अब होगा क्या? ये तो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेशन करेंगे ना, और इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कभी इधर घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर घूम रहा है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में फ्लो शुरू हो जाए। तो सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। हमें मोल्टन या एक्वस में जाना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कोई सब्सटेंस है जिसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंफ्यूजन होता है कि कहीं आयनिक कंपाउंड तो नहीं। ध्यान देना, यहां सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन आयनिक सॉलिड के केस में सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया वो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइज सॉलिड के बारे में बात की। बात कर लिया कि क्रिस्टलाइज सॉलिड 4 टाइप्स के हो गए, आयनिक हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, कोवेलेंट हो गया और मेटालिक हो गया। आयनिक में भी बात कर लिया 5 पैरामीटर्स। ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 अगर आपको याद है तो किसी भी टाइप के सॉलिड का एक्सप्लेनेशन आप नाम देख करके कर दीजिए। आप उसकी हेडिंग देखिए, आपसे क्या पूछा गया आप बताने लगेंगे, या आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया तो एग्जाम्पल दिया गया तो उसको देख करके आप बताने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं CCl4 की। अब CCl4 में आपको पता है कि कार्बन 4 क्लोरीन के साथ जुड़ा है। कार्बन क्या है? 4 क्लोरीन के साथ जुड़ा है। पता होगा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, सबके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, पोलर बॉन्ड हो गए, लेकिन कार्बन के ऊपर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा सॉलिड हो गया? ये नॉन पोलर हो गया। पहचान लिया मैंने कि ये कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तुरंत बता दिया
नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक लगे। तो एक्सप्लेनेशन आसानी के साथ आप दे सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर से आपको जितने भी टाइप्स हैं क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड के सबकी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसको ध्यान से बार बार रिपीट करके पढ़िए, क्योंकि अब अगले लेक्चर से जो हम लोग शुरू करेंगे वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में शुरू करेंगे। अभी तक तो ये पढ़ लिया कितने टाइप के होते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स कहां कहां हो सकते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो तब तक आप इसको रिपीट करिए, अगले लेक्चर में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन